हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में भाषा और आधुनिकता पाठ को पढ़ेंगे, जिसे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने लिखा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाठ है और परीक्षा में इसमें से कोई ना कोई गद्य खंड ज़रूर पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इस पूरे पाठ को पढ़ने वाले हैं। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और इसको आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। और इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस तरह के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। अब शुरू में देखिए, पाठ का परिचय दिया गया है। पाठ परिचय। प्रस्तुत निबंध भाषा और आधुनिकता में लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने भाषा और आधुनिकता पर विशेष रूप से बल दिया है। इस लेख में उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि अपनाई है। उनका मत है कि भाषा परिवर्तनशील होती है, जिसमें नए भाव, नवीन मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, नई परंपराएं, नई शब्दावली सहजता आती रहती हैं। भाषा में इन सबके प्रयोग से व्यवहारिकता आती है, जो अंततः भाषा में आधुनिकता लाती है। व्यवहारिकता की दृष्टि से प्रोफेसर रेड्डी का विचार है कि हमें वैज्ञानिक शब्दों को ज्यों का त्यों ग्रहण करना चाहिए, अर्थात उसका रूपांतरण नहीं करना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। इसी को दृष्टि में रखकर ही माघ ने कहा होगा, छड़े छड़े यन्वतामुपेति तदेव रूपम रमणीयतायाः। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता तभी वो अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है। उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त द्रष्टव्य अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में ना प्राप्त हों तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषाभाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही भाषा की सजीवता होती है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नए भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। अब प्रश्न ये है कि भाषा में ये परिवर्तन कैसे संभव है? यत्न साध्य अथवा सहज सिद्ध। यत्न साध्य से हमारा तात्पर्य ये है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष की अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना ही चाहिए। सहज सिद्ध से आशय इतना ही है कि भाषा की यह गति स्वाभाविक होने के कारण या किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती है। यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करे तो पहली बात ही सिद्ध होगी। 18वीं शती में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं शती में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया। हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है। शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग रुख होता है। उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को ध्यान में रखकर ही बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत बनाए हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं।
चंद रूपगत परिवर्तनों के साथ। ये काम एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक एवं साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर होना चाहिए और इसकी अत्यंत आवश्यकता है। भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। और एक प्रश्न ये है कि कौन इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर ले सकते हैं। हिंदी भाषा के नवीनीकरण शुद्धिकरण के लिए भारत सरकार ने अब तक काफ़ी प्रयत्न किया है। इसके लिए सन 1950 ईस्वी में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई, जो विज्ञान की हर शाखा के लिए योग्य शब्दावली का निर्माण कर रही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी ऐच्छिक संस्थाओं ने भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण काम किया। राहुल सांस्कृत्यायन और डॉक्टर रघुवीर जैसे मूर्धन्य मनीषियों ने जिम्मा अपने ऊपर ले सकते हैं। और एक प्रश्न ये है कि कौन इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर ले सकते हैं। हिंदी भाषा के नवीनीकरण शुद्धिकरण के लिए भारत सरकार ने अब तक काफ़ी प्रयत्न किया है। इसके लिए सन 1950 ईस्वी में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई, जो विज्ञान की हर शाखा के लिए योग्य शब्दावली निर्माण कर रही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी ऐच्छिक संस्थाओं ने भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण काम किया। राहुल सांस्कृत्यायन और डॉक्टर रघुवीर जैसे मूर्धन्य मनीषियों ने भी इस काम को पहले पहल अपनी अभिरुचि के कारण अपने ऊपर लेकर गतिशील बनाने की कोशिश की। अब तक इस दिशा में जो कुछ भी कार्य हुआ है वो अपर्याप्त ही है, क्योंकि यह कार्य अपनी शैशवकालीन दशा से गुजरकर आगे बढ़ नहीं सका। इसकी प्रगति के अवरोध में दो वर्ग बाधा डालते हैं। प्रथम वो वर्ग जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित उन पराये शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच करता है। दूसरा वह वर्ग जो अपने विषय में पारंगत होने पर भी साहित्यिक व भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अभाव में उन प्रयुक्त विदेशी शब्दों को मनमाने ढंग से विकृत कर अपनी मातृभाषा में थोपना चाहता है। आजकल कई प्रादेशिक सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना की है। हम आशा करते हैं कि ये आयोग उपर्युक्त उन बाधित तत्वों से हटकर अपना काम सुचारू बना सकेंगे। विदेशी शब्द जिन्हें अपनी प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है, खास तौर पर दो तरह के होते हैं: वस्तु सूचक, भाव सूचक। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है, उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है, वो देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज़ के लिए अपना अलग अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में ही दिक्कत होगी। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, स्पुतनिक, प्रायः सभी भाषाओं में इसके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त है। और एक उदाहरण देखिए, सीढ़ी लगाना। ऊपर चढ़ने के लिए अनादिकाल से भारत में एक ही साधन मौजूद था, सीढ़ी। औद्योगिक क्रांति आदि ने आवश्यकता के अनुसार और भी कई तरह की सीढ़ियों का निर्माण किया, जैसे लिफ्ट, एलिवेटर, एस्केलेटर आदि। भारतीयों के लिए ये बिल्कुल नए शब्द हैं और इसलिए भारतीय भाषाओं में इनके लिए अलग अलग नाम द्रष्टव्य नहीं होते। इस स्थिति में उन शब्दों को यथावत ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। फ्रेंच और लैटिन भाषाओं से अंग्रेजी ने ऐसे ही कई शब्दों को आत्मसात कर लिया और अंग्रेजी से रूसी ने। कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उसके द्वारा
उसके अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। उस स्थिति में अपनी भाषा में ही उपस्थित विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग करना पड़ता है। जैसे उष्ण एक भाव है। जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहना हो तो हम ऊष्मा कहते हैं और परिणाम के संदर्भ में उसी को हम ताप कहते हैं। वस्तुतः अपनी मूल भाषा में उष्ण, ऊष्मा, ताप इनमें इतना अंतर नहीं जितना अब समझा जाता है। पहले अभ्यास की कमी के कारण जो शब्द कुछ कटु या विपरीत से प्रतीत हो सकते हैं वे ही कालांतर में मामूली शब्द बनकर सर्वप्रचलित होते हैं। नवीनीकरण में कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों ना हुआ हो, उस प्रक्रिया में ये भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि सुस्पष्टता और निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वो भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में ये भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही और भावदासता की निशानी है। ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाएं तो नुकसान हमारा ही होगा, अंग्रेजों का नहीं। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को जो इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले हैं, हिंदी वाले त्यागना आरंभ करें तो हिंदी भाषा सहज भाषा न रहकर एकदम बनावटी बनेगी। यदि ये नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहे और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। इसके लिए यूरोप देशों के प्रेषण के कई माध्यम हैं, श्रव्य, दृश्य विधान, वैज्ञानिक कथा आदि। हमारी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कथा साहित्य प्रायः नहीं के बराबर है। किसी भी नए विधान की सफलता अंततः जनता की सम्मति व असम्मति के आधार पर निर्भर करती है और जनता में इस चेतना को उजागर करने का उत्तरदायित्व शिक्षित समुदाय एवं सरकार का होना चाहिए। भाषा में आधुनिकता लाने के लिए व्यवहारिक भाषा के स्वरूप का मानकीकरण करने के साथ साथ लिपि संबंधी सुधार भी आवश्यक है। भाषा के प्रयोग और उपयोग के साथ इन समस्याओं का समाधान जुड़ा हुआ है। संक्षेप में नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करता है, क्योंकि व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। नए शब्द और नए प्रयोगों का पाठ्य पुस्तकों से लेकर साहित्यिक पुस्तकों तक एवं शिक्षित व्यक्तियों से लेकर अशिक्षित व्यक्तियों तक के सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। इस तरह हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयुक्त कर सकेंगे तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। तो बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।